औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परसों पूरे मुल्क के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस हुए हैं, जिसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो कल हमें मौसूल हुए हैं। और वो जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ एंगल से उनको एनालाइज किया जा सकता है। और मैंने सोचा कि इसके ऊपर आप आज थोड़ा अपना तजिया पेश कर दूं। तो पहले तो रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट्स मैं उसमें जाऊंगा, तो इंडिकेट करते हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें पीटीआई, पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इनको ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा। पूरे मुल्क के अंदर 212 वार्ड्स हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स जो है वो इस तरह आए हैं कि पूरे मुल्क में पीटीआई ने टोटल 60 सीटें जो है जीती हैं। और उसके बाद पीएमएलएन जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो है, उसने 59 सीटें जीती हैं, तो दूसरे नंबर पे आई है और एक सीट के फर्क रहा है पीटीआई के साथ। और उसके बाद इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने 55 सीटें उनकी हैं जो जीते हैं पूरे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने 17 सीटें जीती हैं पूरे मुल्क के अंदर। फिर नंबर आता है एमक्यूएम का। एमक्यूएम ने 10 सीटें जीती है पूरे मुल्क के अंदर। जाहिर बात है कि एमक्यूएम जो है कराची और हैदराबाद में उसका वोट बैंक है। जमात इस्लामी ने 7 सीटें जीती है। पंजाब के जो अंदर रिजल्ट्स आए हैं उसको अगर देखें तो टोटल 113 उसकी वार्ड्स हैं, सीटें हैं, जिसमें से पीएमएलएन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसने 51 सीट्स जीती हैं, 51 सीटें जीती हैं। और दूसरे नंबर पे वहां पे आए हैं पंजाब में इंडिपेंडेंट, उन्होंने 32 सीटें जीती हैं। और फिर तीसरे नंबर पे पीटीआई आई है जिसने 28 सीटें जीती हैं। इसी तरह अगर हम चले जाएं सिंध के अंदर तो वहां पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर देखें तो 14 सीटें उन दोनों ने जीती हैं। और बाकी जो है हजार बात है, छोटी पार्टी हैं दूसरी हैं, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो मैं बेसिकली तो एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। तो ये फिगर इसलिए बताई कि ताकि एक मोटी मोटी फिगर आपके सामने हो, उसकी बेस पे फिर मैं अपना जो एनालिसिस पेश कर सकूं। अगर वफाकी लेवल पे देखें तो जाहिर बात है कि पीटीआई जो है एक सीट से आगे है और वो ओवरऑल जीत गई है 60 सीटें लेके। जो 212 सीटें उसमें से 60 सीटें पीटीआई को मिली हैं। और दूसरे नंबर पर ओवरऑल पाकिस्तान में अगर देखें तो 59 सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। और उसी तरह फिर इंडिपेंडेंट काफी हैं इसके अंदर। और पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 17 सीटें हैं पूरे मुल्क के अंदर। अब यहां पे अगर वफाकी लेवल पे हम देखें तो मार्जिन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई के दरमियान बहुत थोड़ा मार्जिन नजर आ रहा है। यानी एक वार्ड का फर्क रह गया, एक सीट का फर्क रह गया। यानी नवाज लीग की 59 है और पीटीआई की 60 है। तो इससे जो वोटर्स हैं, स्पेशली ये आप ये ज़हन में रखिए, जो कंटोनमेंट के एरिया के जो इलेक्शन हुए हैं, यहां पे आमतौर पर ज्यादा आबादी जो होती है वो पढ़ी लिखी आबादी होती है उसमें। और बल्कि कुछ शहरों के अंदर तो वो एलीट क्लास भी वहां पे रहती है। जैसे अगर कराची की बात करें तो वहां पे जो डिफेंस है वो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। लाहौर का डिफेंस जो है कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। और इसी तरह आप बाकी शहरों में गुजरावाला में देखें तो वो भी कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है। तो एक तो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आपने देखा डीएचए वगैरह काफी सारे कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाके में हैं बनी हुई, जो बड़े शहर हैं खासतौर पर। जैसे मैंने जिक्र किया कराची, लाहौर है, इवन मुल्तान में भी है, गुजरावाला में डीएचए बना हुआ है। तो डीएचए के अंदर आपने देखा कि आमतौर पर एलीट क्लास रहती है वहां पे। उसमें सबसे पहले तो बिजनेस क्लास होती है, स्पेशली कराची का डीएचए कर लें और लाहौर का डीएचए लें तो जितने बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, वो ज्यादातर वहां पे रहते हैं, यानी बिजनेस कम्युनिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जाहिर बात है कि रिटायर्ड फौजी हजरात हैं जिनको प्लाट वगैरह मिलते हैं उनकी सर्विस की वजह से, या इसी तरह जो सिविलियन है जो वहां पे अफोर्ड कर सकते हैं और अपना घर बनाता पसंद करते भी हैं और बना सकते भी हैं तो वो बनाते हैं। तो वो पढ़ी लिखी क्लास आमतौर पे इन इलाकों में होती है। अलबत्ता साथ देहात शायद थोड़े थोड़े होते हैं जरूर, थोड़ी आबादियां ऐसी भी होती है कंटोनमेंट में जो कि शायद वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते होंगे, लेकिन ज्यादातर ये वो लोग हैं जो बाशऊर है। अब इनका रिजल्ट अगर देखा जाए तो पहली चीज तो ये है कि ये तो तय हो गया कि जो पीटीआई है
اس کو ایک پازیٹو چیز یہ ہے کہ پورے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر ان کو نمائندگی ملی ہے. یعنی سندھ میں بھی سیٹیں ملی ہیں, کے پی کے بھی ملی ہیں, بلوچستان میں کچھ سیٹیں ملی ہیں, میرا خیال 3 یا 4 سیٹیں ہیں شاید بلوچستان میں, اور پنجاب کے اندر بھی ان کو سیٹیں ملی ہیں جو کہ میں نے بتایا کہ 28 سیٹیں ان کے پاس ہیں. تو ایک لحاظ سے تو یہ دیکھا جائے جو کہ پازیٹو سائن ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ملک گیر پارٹی یا نیشنل پارٹی کے طور پہ صحیح معنوں میں ابھر کے سامنے آئی اس ریزلٹس میں. عدد کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں کہ کہاں کامیابی کہاں ناکامی, لیکن تمام علاقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی موجودگی ہے, پریزنس ہے, اور ان کے پاس سیٹیں ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر, گلگت بلتستان کے اندر بھی پی ٹی آئی جو ہے اس نے میجورٹی حاصل کی اور ان کی حکومتیں وہاں. تو یہ پورے ملک کے اندر اب پی ٹی آئی موجود ہے, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اب میٹر آف کنسرن کیا ہے جو دیکھنا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایم ایل این ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ تمام علاقوں میں نہیں پائی جاتی. پنجاب کے اندر اس کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اس نے 51 سیٹیں لی ہیں, اور یہ آلموسٹ ڈبل ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھیں. یعنی پہلے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, اور وہاں پہ عثمان بزدار صاحب ہیں جن کی پرفارمنس کے بارے میں ہم لوگ سارے ڈسکس کرتے رہتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ ہم جب بیٹھتے ہیں ایز اینالسٹ. تو وہ جو پرفارمنس ہے اس کی ریفلیکشن وہ اس ریزلٹ میں نظر آ رہی ہے پنجاب کے اندر, کہ جہاں پہ اس وقت پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, کولیشن کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک میجورٹی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے وہاں پہ, تو وہ جو ہے وہاں پہ صرف 28 سیٹیں لے پائی ہے, اور نواز لیگ 51 سیٹیں لے گئی ہے. تو یہ میٹر آف کنسرن نہیں ہے, ان کو ہم تھوڑا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. تو وفاق لیول پہ ایک تو چیز یہ ہے جی کہ یہ سوچنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ وہ انڈیپینڈنٹ سے بھی نیچے آ گئی ہے نا. انڈیپینڈنٹ نے 55 سیٹیں لی ہیں اور پیپلز پارٹی نے 17 لی ہیں. جماعت اسلامی جو ہے اس کے لیے میٹر آف کنسرن ہے. جماعت اسلامی جو ہے وہ ملک گیر پارٹی ہے, اور ہر علاقے کے اندر اس کی تنظیم موجود ہے. پچھلے زمانے میں کافی اچھی سیٹیں لے جاتی تھی جماعت اسلامی, لیکن اب پورے ملک کے اندر جماعت اسلامی کو 7 سیٹیں ملی ہیں کنٹونمنٹ کے بورڈ کے الیکشنز کے. تو یہ جماعت اسلامی کو بھی اس کے اوپر سوچنا پڑے گا, اور سوچنا چاہیے اور ری ورک کرنا چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو ووٹر ہے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ 3رے نمبر پہ آ گئی ہے, رادر 4تھے نمبر پہ آ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی یعنی ملک گیر اگر کنٹرول بورڈز کے الیکشن کو ہم ریزلٹس کو دیکھیں تو 4تھے نمبر پہ آ گئی ہے. 3رے نمبر پہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے. ایک طرف تو وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں اور بڑا کچھ کمپین بھی چلا رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری, اور بڑی سخت بیانات بھی دیتے ہیں, اور وہ جنوبی پنجاب کا بھی دورہ کر رہے ہیں, لیکن ان کو سندھ کے اندر صرف 14 سیٹیں ملی. ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی 14 ملی. تو جو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جی کیا اس کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم یا سلیکٹڈ پارٹی, تو میں اس کا جواب ان کو تو مل گیا. تو ملک گیر لیول پہ میں نے بتا دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت بن کے سامنے آئی جس کی پریزنس تمام صوبوں میں ہے. اب رہا سوال یہ کہ پنجاب کے اندر یہ چونکہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے, اور عام طور پہ جو فیڈرل گورنمنٹ بنتی ہے اس کے اندر پنجاب کا بڑا رول ہوتا ہے, چونکہ اس کی سیٹیں بہت زیادہ ہوتی ہے قومی اسمبلی کے اندر. تو اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا ڈکلائن ہوا ہے. اب وہ کیوں ڈکلائن ہوا ہے یہ میں کہتا ہوں لمحہ فکریہ ہے, اور میں عمران خان صاحب سے ہی مخاطب ہوں, اور ان کے ساتھ جو ان کی جو ٹیم ہے, جو سنسیئر ٹیم ہے ان کے ساتھ, کہ وہ اس پہ فوکس کریں اور وجوہات دیکھیں کہ صرف 28 سیٹیں ملی ہیں, اور ان حالات میں اگر بلدیاتی الیکشن جیسے کہ پلان بن رہا ہے جی مارچ میں ہوں گے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریزلٹس آئیں گے. اگر ان کو اگر ہم ایک رکھ لیں, ایک کرائٹیریا رکھ لیں فیوچر کی اسیسمنٹ کا, تو مارچ تو آیا کھڑا نا, وہ زیادہ دور نہیں ہے, تو زیادہ ڈفرنٹ ریزلٹ تو نہیں آتے نظر آ رہے اس میں. اور اگر مارچ میں نواز لیگ جو ہے وہ اسی طرح سیٹیں لے جاتی ہے, جیسے کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت راول پنڈی جیسا شہر
रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और पेशावर, इन शहरों के अंदर पीटीआई हार गई। रावलपिंडी कैपिटल के साथ है, बिल्कुल ट्विन सिटी का हिस्सा है। और इसी तरह आप कह लें कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मुल्तान स्ट्रॉन्ग होल्ड था पीटीआई का। इस तरह लाहौर में भी पीटीआई के काफी लोग जीते थे, और पेशावर तो वैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड था। ये भी लम्हा फिक्री है। तो अब एक चीज तो ये है कि ये जो अब क्या अपोजिशन वाले हैं, उनको जो वो इल्जाम लगाते हैं कि जी धांधली होती है, धांधली हो गई, सेलेक्टर ने ये कर दिया या सेलेक्टर ने ये कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि उनकी अब मुंह बंद हो जाना चाहिए कि ये इलेक्शन बता रहे हैं कि फेयर इलेक्शन हुए हैं, और फेयर इलेक्शन ही होते हैं पाकिस्तान के अंदर। कई इक्का दुक्का धांधली इंडिविजुअली लोग कर लेते होंगे कैंडिडेट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लुट पड़ी है ना। तो अगर सेलेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर ये सिचुएशन डिफरेंट होती ना। पंजाब में 51 सीटें ना होती नवाज लीग के पास, लेकिन वो जीती है वहां। इसका मतलब इलेक्शन फेयर, और इसको मजीद फेयर वाल किया जा सकता है। इमरान खान साहब जो है उनको इसके तरफ फोकस करना चाहिए। वजूहत मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूं जो मुझे लग रही, जो मेरी असेसमेंट है। हम जो एनालिस्ट होते हैं या एंकर होते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं एंकर भी हूं और एनालिस्ट भी हूं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हम एनालिसिस अपने देते रहते हैं, अपने प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हम पहले मुख्तलिफ जो प्रोग्राम में मैं भी और मेरे साथी जो मेरे कोलीग्स हैं वो भी अपना अपना तजिया देते रहे। ज्यादा मेन चीज जो है वो महंगाई है। महंगाई जो है बड़ी अजीब सी बात होती है कि एक तो खबर आती है जी कि इमरान खान साहब ने एक जो है मीटिंग उसको हेड किया है, और ये सोचो विचार करने किया है कि भी महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसी दिन शाम को या उससे अगले दिन खबरें आ जाती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, या फिर दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, या दालों की, आटे की, तेल की, कुकिंग ऑयल की वो कीमतें बढ़ गई। तो ये अजीब सी बात है। पंजाब में जिस तरह पीटीआई जो है वो हारी है, और मैं कहता हूं ये आई ओपनर है, ये ब्लेसिंग है इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए, पीटीआई की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, कि वो उनके पास अभी 2 साल हैं, वो इसके ऊपर गौर करेंगे क्या हुआ, क्या करना चाहिए। तो जैसे पहले मैं गुजारिश करता रहा हूं इमरान खान साहब की खिदमत में और हुकूमत के जो वो लोग हैं जो कि जिनका कंट्रोल है इन चीजों के ऊपर, कि महंगाई को कंट्रोल करें। उस्मान बुज़दार अच्छे वज़ीर आला होंगे, शरीफ आदमी होंगे, ध्यानदार भी होंगे शायद, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं ले पा रहे, और कीमतों को काबू में नहीं किया जा सका। पेट्रोल की कीमतें आप देखिए कहां पे हैं इस वक्त, डीजल की कीमतें देख लें, बिजली के रेट आप देख लें। आम जो अवाम है, अब आप देखें शहरों में निकल के देखें कि आपको सोलर पैनल नजर आने शुरू हो गए। ऑलमोस्ट मैं समझता हूं अराउंड कोई 10% तक प्लस सोलर पैनल आपको नजर आते हैं आप किसी भी शहर में। यानी लोग तंग पड़ के, बिलों से तंग पड़ के, बिजली के रेट से तंग पड़ के उन्होंने अपने सोलर पैनल्स लगवाने शुरू कर दिए ताकि बिजली का बिल कुछ कम किया जाए। अब ये चीज भी आम ने कर ली। फिर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। थाने में अगर कोई बंदा चला जाए तो वो बेचारा अगर मुद्दई है तो पहले वो जाते ही डरता है कि भाई मेरी बेइज्जती ना शुरू हो जाए वहां पे। इस तरह का बिहेवियर होता है आमतौर पर आम थानों के अंदर। तो वो थाना कल्चर जो है वो ठीक तब्दील नहीं हुआ, जो कि पहले केपीके में जब गवर्नमेंट थी पिछले टेन्योर में पीटीआई की, और ये कहा जाता था कि थाना कल्चर चेंज हो गया, तो वो बिल्कुल कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सीनियर अफसर हैं वो, उनका रवैया अच्छा होता है, लेकिन जाहिर बात है काम तो लोगों ने जूनियर लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनसे लेना ना, एसएचओ या एसएचओ से नीचे जो स्टाफ है उसी से काम लेना होता है। तो वो उसी तरह लोग छोटे मोटे उनके साथ वारदात हो जाती तो थाने जाने से कतराते हो, दफा करो ऐसे खाओ, बेइज्जती भी होगी, प्लस पता नहीं कुछ काम भी होना है कि नहीं होना, रिकवरी होनी कोई नहीं है तो फायदा कोई नहीं है, तो चुप कर जाओ। तो यही वजह है कि मैं समझता अराउंड तो 70% जो क्राइम है ना वो रिपोर्ट ही नहीं होते, उसकी वजह यही है। इस तरह पटवार कर ले। ये अभी सुबह मैं एक दोस्त से बात कर रहा था लाहौर में, तो लाहौर का एक इलाका है जो कि बैरी टाउन के साथ अटैच है, बैरी टाउन लाहौर के साथ कहते हैं कमेटी या टाउन म्यूनिसिपल काउंसिल कह लें या म्यूनिसिपैलिटी कह लें, टाउन म्यूनिसिपैलिटी। वहां पे वो कहते हैं जी रेट है
10 मरले के मकान के नक्शे को पास करवाने का वो 60,000 रुपया रिश्वत मांग, यानी बाकी जो नक्शे की जो फीस शीस है वो तो नॉमिनली होगी ना। तो टाउन म्यूनिसिपल कमेटी जो है, जो बैरियर टाउन लाहौर को लगती है, ये सिर्फ उसकी मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर, कि वहां पे 60,000 रुपया रेट चल रहा है 10 मरले के मकान का नक्शा पास करवाने का। ठीक है, इसी तरह आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, आपको वहां पे बगैर पैसे के आपका काम नहीं होता। अब वो तो वहां जाए तो वो बाहर जो 84 टैब या पीएम टैब जो होते हैं वही आपको फिर गाइड कर देते हैं कि फलां के पास चलो जी, या वही डील करवा देते हैं। और जो डील नहीं करता वो धक्के खाता रहता है और कई के दिन चक्कर मारता, काम उसका फिर नहीं होता, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है। ये अवाम की सूरत हाल है जी। पटवारियों का भी यही हाल चल रहा है अभी तक। नीचे हर जगह पे, हर दफ्तर के अंदर ना किसका नाम, जहां भी पब्लिक डीलिंग है वहां निचली सतह पे रिश्वत खत्म नहीं हुई, शायद बढ़ी गई है। महंगाई की वजह से वो रेट में बढ़ा दी है। अब पीटीआई का जो नारा है जी कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, अब ठीक हो तो ऊपर लेवल पे वो काम कर तो रहे हैं, नेब भी काम कर रही है, दूसरे इदारे भी काम कर रहे हैं, और टॉप लीडरशिप जो पास्ट के अंदर जिन्होंने करप्शन की है, करप्शन के जिन पे इल्जामात हैं, उनके ऊपर कार्रवाई शारवी हो रही है गुजरा लेवल पे या अवामी नुमाइंदगान के लेवल पे। लेकिन ये जो निचले लेवल पे जो है, जहां पे आम आवाम को वास्ता पड़ता है, वहां पे वो काम नहीं हो रहा। फिर इसके अलावा जो फैसिलिटेशन है, ये छोटे छोटे काम है। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, रिन्यू करवाना, बनवाना नहीं रिन्यू करवाना। अब वो रिन्यू करवाने के लिए आजकल कंप्यूटराइज्ड है, नादरा को एक टास्क दे दें आप। पहले जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होते थे तो कोई मेडिकल नहीं होता था, उसका मेडिकल टेस्ट नहीं होता था, डाकखाने रिन्यू करते थे 3-3 साल के लिए। लोग वो बुक स्टैप होती थी, वो जाते थे डाकखाने में हर 3 साल बाद, तो वो रेलिवेंट जो फीस है वो लेके डाकखाने वाला वो उसको रिन्यू करता था अगले 3 साल के लिए। कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता था। जाहिर बात है कि वो एक फॉर्मेलिटी है। जहां मेडिकल सर्टिफिकेट है भी अगर कहीं पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का, तो वहां पे आपको पता फॉर्मेलिटी ही हो रही थी, फीस ही ले रहा था डॉक्टर बैठा है, इजाफी खर्चा ही है जो वहां के ऊपर डला। अब वो जो है उसके ऊपर मैं कई बार लिख चुका हूं, मैं आईजी इस्लामाबाद को लिख चुका हूं। पंजाब में तो उन्होंने कर दिया, आईजी पंजाब जो थे वो बड़े अच्छे थे पहले वाले, उनको मैंने लिखा तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, आप पंजाब का किसी भी इलाके का कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस बना हो तो किसी दूसरे जिले में वो रिन्यू हो सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हमेशा ये है, वहां पे आईजी साहबान तक जब बात जाती भी है तो वो नीचे जब जाती है तो नीचे फिर वही आपको पता रूटीन आ जाती है, और वो कहते हैं कि रूल इजाजत देते हैं। और बड़ा अजीब सिस्टम है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है किसी सूबे का, और अगर आप इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया मुश्किल तौर पे, तो अगर आपने वहां से रिन्यू करवाना है इस्लामाबाद से, तो पहले आप उस जिले में जाके उससे वहां से एनओसी लेके आएंगे। अब एक बंदा ठट्ठे का रहने वाला है, एक बंदा राजनपुर का रहने वाला, वो पहले वहां जाएगा, वहां से एनओसी लेगा वहां के जो ट्रैफिक ऑफिस है, और आपको पता वहां पे जो एनओसी जो है वो एक दिन में तो मिलना नहीं है, तो वो वहां पे खर्चा करके आएगा। फिर एनओसी लेके जब यहां अप्लाई करेगा तो ये क्या करेंगे, ये उसका फिर दोबारा टेस्ट लेंगे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस वाले, उसका वो दोबारा टेस्ट लेंगे और फिर उसको लाइसेंस दे। सवाल है, यानी ऐसे लोग जिनकी 20 साल पहले का लाइसेंस बना हुआ है वो ड्राइविंग कर रहे हैं, और वो लाइसेंस जो आप इस्लामाबाद के अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जब वो ड्राइविंग कर रहा था बंदा, चाहे वो लाहौर से आया है चाहे कराची से आया है, उसके पास अगर वहां का लाइसेंस है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपने रिन्यू करना है तो उसके लिए आप पहले एनओसी मांगते हैं, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं जी, आप उसको कहते हैं टेस्ट दो। क्यों टेस्ट दो जी, वो किसी और मुल्क से आया है। अब इसके ऊपर वो एक आध बार मैंने प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पे भी डाला कि ताकि आवाम को कोई आसानी हो जाए, लेकिन वो घूम गांव के एंड पे वहां पे कोई स्टेनोग्राफर टाइप बंदा फोन करता है ट्रैफिक ऑफिस से कि जी एसपी साहब का मैं पीए बोल रहा हूं, तो वो कहते हैं रूल नहीं है। अब ये छोटी चीजें हैं, जैसे आपने असला लाइसेंस कर दिए हैं, नादरा को दे दिए हैं, वो लोग जाते हैं वहां हर 5 साल बाद वहां से रिन्यू करवाते हैं, फीस जमा करवाते हैं और रिन्यू हो जाता है। वहां पर भी घपला चल रहा है। वहां पे एक सहूलत मरकज बनेगी, सहूलत मरकज बनेगी, मतलब लोगों को ठेका दिया हुआ उसका ना, आउटसोर्स किया हुआ है नादरा ने।
अब जो ई सोलर में जाते हैं, आप वहां फीस जमा करवाते हैं, तो वो क्या करता है, वो एडिशनल पैसे मांगता है उससे, जो फीस है उससे ज्यादा वो पैसे एडिशनल मांगता है अपने सर्विसेज के लिए। तो 100, 50, 150 जो भी उसका है वो एडिशनल दे रहा है, अवाम एडिशनल दे रहा है। तो फिर नादरा क्या कर रही है, मुझे ये बताएं। नादरा के दफ्तर जो है इतने खुले हुए हैं, तो अगर ई सोलर में जाकर ना ये काम नादरा वाले क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं फीस कलेक्ट करते? तो नादरा को इसके ऊपर फोकस कर। सो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जी। इसके अलावा महंगाई है, आप देख लीजिए, एक आदमी जो है जो 20-25 हजार जिसकी आमदन है, वो ना बच्चों की फीस दे सकता है, ना वो दालें खरीद सकता है, ना सब्जियां खरीद सकता है, ना गोश्त खरीद सकता है, ना ऑयल खरीद सकता है, वो कपड़े नहीं बना सकता, मकान नहीं बना सकता। मकान इतने महंगे हो गए हैं कि 5 बल्ले का मकान जो कभी किसी जमाने में 4, 5, 6 लाख में मिल जाता था, अब वो करोड़ से ऊपर हो गया। किधर जाएंगे वहां? ये वो एरिया है जो मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। इमरान खान साहब की जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है उस पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरी दुनिया को होगा भरोसा। वो कोई उनके ऊपर कोई इल्जाम अभी तक नहीं लगा, ना ही मेरा लगेगा, क्योंकि वो सेल्फलेस बंदे हैं। लेकिन उनको इन चीजों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि नीचे क्या हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने पिछले एक टीवी चैनल पे मैंने प्रोग्राम मेरा हुआ ये 2-3 दिन पहले, वहां पर मैंने सजेशन दी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है एक सूबे के अंदर, आप देखें, आप वफाक से अफसर लेते हैं जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के होते हैं, पुलिस सर्विस के होते हैं, ये सारे सूबों में चले जाते हैं। अब मैं देखता हूं पंजाब के अंदर वही पुलिस अफसर चले आ रहे जो नवाज शरीफ साहब के जमाने में या शहबाज शरीफ साहब के जमाने में होते थे, वो वही है। इधर से ट्रांसफर होते हैं, दूसरे जिले गए, दूसरी किसी खुटे लैंड में चले गए, वहां से फिर वापस लग गए। अब लाहौर में देखे तो आपको वही अफसर मिलेंगे। इसी तरह जो केपी के अंदर बैठे वो वही बैठे हैं, अपने अपने सूबे में बैठे होते हैं। जनरली उनके खास होती है अपने इलाके में, सारे एक खास होती है इंसान की अपने घर के करीब रहे। लेकिन बहरहाल ये सर्विस है ना। अब एक तो ये करें कि ये जितने भी दूसरे सूबे में बैठे अफसर, जिसको फाकी को आराम से तब्दील कर सकती है, सूबाई को मतलब प्रॉब्लम है ना कि उसी सूबे में रखना है, वहां पर वो किसी और डिवीजन में भेज सकते हैं भारत। लेकिन वफाकी को बड़े आराम से पंजाब के अंदर जो पीएसपीज हैं, जो पीएस अफसर हैं, जो हमेशा उन इलाकों में प्राइवेट पोस्टों पे उनकी पोस्टिंग रही है, उनको उठाएं, उनको भेज दें, केपी के भेज दें, केपी के से वहां यहां ले आए। इस तरह सिंध से कर लें, बलूचिस्तान में जो अफसर उनके साथ एक्सचेंज कर लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या होगा कि वहां पे वो अफसर आएंगे जिनकी इंक्लिनेशन सियासी तौर पर अगर किसी की है किसी के साथ, मैं वैसे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर है तो वो नहीं होगी, वो वहां पे सही मायने फिर काम कर सकेंगे। और फिर ये जो बार बार आईजी तब्दील करने पड़ते हैं, चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने पड़ते हैं, ये ऊपर तब्दील करने का कोई फायदा नहीं। नीचे अफसर तो वही है ना, जो डिप्टी कमिश्नर है या डीपीओ है या दूसरे अफसर है, जो जब तक उनके अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो ये एक बड़ा आसान तरीका मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर गौर करें इमरान खान साहब और हमारे वजीर दाखिला जो हैं और दूसरे जो स्टाफिंग इंजीनियर है हमारी, जो वो उस पर गौर करे, तो इसको कुछ करके देख ले। मुझे यकीन है कि इससे फर्क पड़ेगा। एक दूसरे से दूसरे सूबे में जाके, जैसे वफाकी सर्विस है, वो कहीं भी उनकी सर्विस जो है अवेल की जा सकती है, उनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। और कोशिश करें कि ये इस तरह के छोटे छोटे मसाइल है, महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस कमेटियों को देखना, प्राइस जाके इंस्पेक्शन करना। किस जमाने में हम देखते थे कि पुलिस अफसर और साथ मजिस्ट्रेट होते थे, वो जाके चेक करते थे रेट्स जाके ना दुकानों के, कि रेट लिस्ट लगी है कि नहीं लगी। फिर वो डमी गार्ड बना के भेजते थे कि क्या वो उतने पैसे ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, और फिर चलान होते थे, गिरफ्तारियां भी होती थी, जुर्माने भी होते थे। तो आजकल तो मुझे तो कहीं से रिपोर्ट नहीं आती कि इस तरह के कोई हो रहे हैं, कोई इंस्पेक्शन हो रही है, कोई रेड हो रहे हैं कोई लोकल लेवल पे। तो ये करें, इसकी तरफ तवज्जो दें, वरना मैं आपको बता दूं इमरान खान साहब, ये मैटर ऑफ कंसर्न है, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि वो जो करप्ट नस्ल है वो दोबारा वापस आ जाए। लेकिन अभी आप देख लें कि पीएमएलएन जो है पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन बेहतर कर रही है, पहले से उसने बेहतर की। 51 सीटें लेगी आपके मुकाबले में, आपने 28 ली। अगर यही हाल रहा तो जो बल्दियाती इलेक्शन होने वाले उसमें क्या निकलेगा वो आप देखिएगा, जरा गौर करिएगा। उससे पहले पहले आप वार फुटिंग पे इन लाइनों पे काम करें। आपकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, आपके बाकी बैटर ठीक है, सही जा रहे हैं,
नीचे करप्शन कंट्रोल में नहीं हो रही, ऊपर ठीक है लीडरशिप में आपने काफी फर्क डाला है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो दें चूंकि अवाम को इससे इफेक्ट होना ज्यादा ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि ये जो इलेक्शन होते हैं इनके रिजल्ट्स को अब आई ओपनर होते हैं, इनको पॉजिटिव लेना चाहिए। और बाकी पार्टियां जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका मैंने पहले जिक्र कर दिया कि उसकी लम्हा फिक्री है कि उस शुक्र के पूरे मुल्क के अंदर उसके सिर्फ 17 उम्मीदवार जीते हैं। तो अब अगली जो गवर्नमेंट जो सिंध में बननी है 2023 के इलेक्शन में, अल्लाह जाने क्या बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। यानी वो पार्टी जो बुलगीर पार्टी थी वो अब एक सूबे की पार्टी रह गई है, और सूबे में भी आप देखें रूरल के अंदर उनका ज्यादा है, शहर के अंदर कम है उनका असर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।